नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। ललित कालिया 30 वर्ष का स्वस्थ युवक चोरी चकारी से जिंदगी शुरू की और आज कालबा देवी रोड पर आर्या निवास होटल के सामने वड़ा पाव की रेहड़ी लगाकर जिंदगी बिता रहा था। 12 सालों में उसने क्राइम की दुनिया के कई काम करके देख लिए थे। वजह बेवजह पुलिस 50 बार उसे पकड़कर ले गई। कुछ कुछ महीने करके 3 बार जेल गया और 2.25 साल जेल में बिता चुका था। छोटे छोटे काम करके जुर्म करने से उसका मन भर गया था। पुलिस की नज़रों से बचने के लिए उसने वड़ा पाव की रेहड़ी लगा ली थी। साल भर से रेहड़ी लगाकर वड़ा पाव बेच रहा था। एक लड़का भी रखा हुआ था जो काम में उसकी सहायता करता। साल के शुरू में पुलिस उसके पास काफ़ी चक्कर लगाती रही, लेकिन धीरे धीरे पुलिस को यकीन होने लगा कि वो सुधर गया है, तो पुलिस के चक्कर कम होते चले गए। उस पर नज़र रखनी छोड़ दी। 1.5 महीने से कोई पुलिस वाला उसका हाल पूछने नहीं आया था। इस बार ललित कालिया ने मन ही मन राहत की सांस ली कि पुलिस की नज़रों में ठीक हो गया है, जबकि हकीकत ये थी कि वो क्राइम की दुनिया से बराबर जुड़ा हुआ था और अब कोई बड़ा काम करना चाहता था कि मोटा माल एक ही बार में हाथ लग जाए। 2 महीने से एक बैंक की रेकी कर रहा था कि वहाँ डकैती की जाए। उसकी जानकारी के मुताबिक बैंक से 3-4 करोड़ मिल सकता था। बैंक के एक युवा क्लर्क को फांस रखा था कि उसे 1 करोड़ देगा। भीतर की खबरें उसे देता रहे। रेहड़ी पर 1-2 घंटे के लिए लड़के को खड़ा करके खुद बैंक के काम के मामले में जाता था। परंतु आज ललित कालिया का मूड ऑफ था। कुछ देर पहले ही वो बैंक से लौटा था और बैंक के युवा क्लर्क ने उसे जो बताया था उसके हौसले पस्त हो गए थे। पता चला कि सारा पैसा बैंक की बेसमेंट के वॉल्ट जैसे कमरे में रखा जाता है। उस कमरे तक पहुंचने में भारी अड़चनें थी। सुरक्षा के 2 दरवाजे पड़ते थे। फिर वो कमरा था जिसका दरवाज़ा स्टील का था, कॉम्बिनेशन नंबरों वाला था और उसमें अलार्म सेट था कि कोई दरवाजे से छेड़छाड़ करे तो अलार्म चीखने लगे। ये सब जानते ही ललित कालिया खुश हो गया था। वो समझ नहीं पाया कि अगर 2-3 लोगों के साथ बैंक में प्रवेश कर भी गया तो भीतर की सिक्योरिटी को कैसे संभाल पाएगा। इसके लिए तो किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत थी। एक्सपर्ट ढूंढा तो 1-2 लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी। 3-4 करोड़ की दौलत में इतने हिस्सेदार हो जाएंगे कि हाथ कुछ भी नहीं आएगा। वो एकदम झाग की तरह बैठ गया था। रेहड़ी पर आकर उसने हिसाब लगाया कि रोज का 2000 रुपया प्रॉफिट का उसे मिल जाता है वड़ा पाव बेचकर। दिमाग ने यही समझाया उसे कि इस तरह हाथ पांव मारेगा तो मुसीबत मोल लेगा। चुपचाप शराफत से जिंदगी बिताता रहे। 2 दिन पहले मन में जोश था कि करोड़ों रुपया उसके हाथ आने वाला है, परंतु अब रेहड़ी पर खड़ा खड़ा वड़ा पाव के प्रॉफिट का हिसाब लगा रहा था। यही वो वक्त था जब जगमोहन उसकी रेहड़ी पर पहुंचा। देना भाई, जगमोहन बोला, वड़ा पाव खिला। ललित कालिया ने वड़ा पाव तैयार किया और कागज में लपेटकर जगमोहन को थमाया। जगमोहन ने जेब से 100 का नोट निकाला, उसे दिया। ये क्या है? ललित कालिया जला भुना सा बोला। वड़ा पाव के पैसे काट। खाया नहीं तो पैसा बाजू को रख, खाकर देना। जगमोहन ने नोट जेब में डाला और मुस्कुराकर वड़ा पाव खाने लगा। नजरें ललित कालिया पर थी। ललित कालिया उखड़ा सा अपने काम में व्यस्त वड़ा पाव तैयार करके ग्राहकों को दे रहा था। पास ही में गर्म कढ़ाई में वड़ा भी फ्राई करने में लगा हुआ था। जगमोहन उसके पास जाकर बोला, आजकल सायन के बैंक में बहुत चक्कर लगा रहे हैं।
साथ में वड़ा पाव भी खा रहा था। ललित कालिया ने चौंक कर जगमोहन को देखा। जगमोहन की नज़र उस पर ही थी। तुझे क्या? ललित कालिया की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन चुप रहा। पर तेरे को कैसे पता कि मैं उधर बैंक में जाता हूँ? ललित कालिया ने फौरन पूछा। मुझे तो ये भी पता है कि तू वहाँ क्यों जाता है, जगमोहन ने कहा। अभी मैं गांधी से मिलकर आ रहा हूँ। गांधी? ललित कालिया चौंका। गांधी बैंक का वही युवा क्लर्क था जो उसे भीतर की जानकारी दे रहा था। मैंने गांधी के मुंह से निकलवा लिया कि असल मामला क्या है। ललित कालिया का रंग फक पड़ गया। तू बैंक में डकैती करने की सोच रहा है? ललित कालिया ने घबरा कर आसपास देखा, फिर बोला, पुलिस वाले हो तुम? नहीं नहीं, घबरा मत, मैं तेरा दोस्त हूँ। फिर मुझ पर तू नज़र क्यों रख रहा है? तेरा बैंक में डकैती करने का इरादा पक्का है या तेरा कोई और काम बताऊँ? जगमोहन ने पूछा। ललित कालिया कुछ पल जगमोहन को देखता रहा, फिर कह उठा, वो प्रोग्राम खत्म हो गया। वहाँ के इंतजाम तगड़े हैं। तू कौन है जो मेरे गले के भीतर की बातें जानता है? ललित कालिया के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। तू तो मेरे लिए खतरनाक बन सकता है। साइड में आ, तेरे से बात करने आया हूँ, जगमोहन मुस्कुराकर बोला। फिर जगमोहन और ललित कालिया पास की गली में प्रवेश करके एक तरफ खड़े हो गए। लोग आ जा रहे थे। सामने सड़क पर से ट्रैफिक और बसें निकल रही थी। बता, क्या बात है? ललित कालिया ने पूछा। मैं अभी तक हैरान हूँ कि तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। बैंक पर हाथ डालने का तेरा अब भी प्रोग्राम है कि नहीं? जगमोहन ने पूछा। अब नहीं है। सुबह वॉल्ट की सुरक्षा के बारे में पता चला तो मैं पीछे हट गया। पर तू कौन? मेरे साथ काम करेगा तो 10 करोड़ मिल सकता है, जगमोहन बोला। 10 करोड़? ललित कालिया का मुंह खुला का खुला रह गया। जगमोहन ने सिर हिलाया। पता है 10 करोड़ कितना होता है? ललित कालिया ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, ये तेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। तू मेरे से मजाक कर रहा है? ऐसी बातें मजाक में नहीं कही जाती। तू तू है कौन? जगमोहन। जगमोहन कौन? जगमोहन। समझा, अपने नाम के अलावा तू कुछ और नहीं बताएगा। 10 करोड़ की सोच। ऐसा क्या काम है जिसे करने पर 10 करोड़ मिलेगा? डकैती। डकैती? ललित कालिया ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर पूछा। कहा, अभी ये बताने का वक्त नहीं आया। सबको एक साथ बताया जाएगा। सबको? और लोग भी हैं? हाँ। उनको कितना पैसा मिलेगा? फालतू सवाल नहीं। ये सवाल फालतू का नहीं है। 10 करोड़ तुम मेरे को देने को कह रहे हो, क्या दूसरों को भी 10-10 दे रहे हो? कितनी बड़ी डकैती है ये? जितना तुम कह रहे हो इतना काम में उतना पैसा है भी कि नहीं? ललित कालिया व्याकुल स्वर में कह उठा। है। तुम अपने बारे में कुछ तो बताओ कि तुम 10 करोड़ कमाने के लिए तुम इस काम में शामिल होना चाहते हो। मुझे शामिल ही समझो, परंतु ये तो पता चले कि तुम कहाँ पर डकैती कर रहे हो। तुम्हारा प्लान क्या है? क्या था? तुम ये काम कर भी पाओगे या हमें फंसा दोगे? इन सब बातों को किए बिना मामला आगे कैसे बढ़ सकता है? वक्त आने पर यह सब बातें भी हो जाएगी। अभी तो ये बात है कि 10 करोड़ पाने के लिए तुम डकैती में शामिल होना चाहते हो। हाँ, मैं ये काम जरूर करना चाहूँगा। ललित कालिया गंभीर दिखा। अपना मोबाइल नंबर दो और मेरा ले लो। आगे की खबर तुम्हें जल्दी दूंगा। एक बात मुझे उलझन में डाल रही है। कहो। मुझे नहीं पता कि इस काम में मुझे क्या करना है। तुमने बताया भी नहीं। जो मुझे करना होगा क्या पता मैं वो न कर पाऊँ। कर लोगे, जगमोहन मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता कि मैं कर लूँगा? तुम्हारी बीती जिंदगी से मैं वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि तुम किस काबिल हो। और तुम, क्या तुम डकैती कर लेने में सक्षम हो?
मैं ये बात नहीं जानता। निश्चिंत रहो, मैं ये काम पहली बार नहीं कर रहा। वक्त आने पर मेरे बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा। कब कब होगी डकैती? तैयारी चल रही है। अगले 10-12 दिन तक काम कर देने की संभावना है। तुम अपने को हर वक्त फ्री रखना। मेरा फ़ोन कभी भी तुम्हें आ सकता है। जगमोहन ने बेहद शांत स्वर में कहा। अपना मोबाइल नंबर बताओ। 25 वर्षीय जयपाल सिंह उर्फ जैकी अमृतसर पंजाब का रहने वाला था। 16 साल की उम्र में टीवी के रियलिटी शो में हिस्सा लिया और शानदार गायक बनकर उभरा। जयपाल सिंह से जैकी बन गया। फिल्मों में गाने के ढेरों चांस मिले। वो इतना बढ़िया गाता था कि लड़कियां उसकी दीवानी होने लगी। जिधर भी निकल जाता उसे देखती ही लड़कियां जैकी जैकी पुकारने पीछे भागती। 17 साल की उम्र में वो एक गायक के रूप में प्रसिद्ध के आसमानों को छू चुका था। उसके लाखों कैसेट और सीडी बिकती। किशोर उम्र के लड़के लड़कियों में उसका भरपूर क्रेज बन गया था। वो स्टेज पर भी गाने लगा। देश भर की बहुत सी म्यूजिक कंपनियां उसकी सीडी निकालने, उसकी रिकॉर्डिंग करने को उत्सुक रहती। फिल्मी गीतों में तो उसने कमाल करके फिल्मी दुनिया के लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। जैकी का जब भी कोई स्टेज शो आयोजित किया जाता तो अखबार में सिर्फ एक ही विज्ञापन छपने की ज़रूरत होती और शो के टिकटों की एडवांस बुकिंग हो जाती। सीटें फुल हो जाती। उन दिनों दौलत और शोहरत उसके हाथ की मेल थी। प्रसिद्धि के ऐसे नशे में वो डूब चुका था कि कुछ भी होश नहीं रहता। अगर जैकी कभी किसी लड़की से बात कर लेता तो वो हफ्तों अपनी सहेलियों से इस बात का जिक्र किया करती थी। वो बहुत सुनहरे दिन थे। दौलत बहुत तेजी से उसके साथ पास आई थी। ये 7 साल पहले की बात थी। वक्त बहुत तेजी से फिसला था और 2 साल पहले जब उसने शादी की तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरी नाम की खूबसूरत लड़की से उसने शादी की थी। साल भर से उसके साथ दोस्ती चल रही थी। बेंगलोर की लड़की थी और फिल्मों में काम पाने के लिए प्रयत्न कर रही थी। काम तो नहीं मिला, जैकी मिल गया। उसने जैकी से इसीलिए शादी की कि जैकी के द्वारा वो फिल्मों में काम पा लेगी। लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। शादी होते ही लड़कियों ने उसकी सीडी खरीदनी बंद कर दी। उसके स्टेज शो खाली जाने लगे। जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी वहाँ अब जगह ही जगह दिखती। अब उसका दिल गाने को नहीं करता। लड़कियों ने एक कुंवारे सिंगर को अपना आइडल बनाया था। शादी करना ही उसके लिए कुएं में कूदने जैसा हो गया। मेरी को तो बहुत धक्का लगा कि जैकी का करियर डावाडोल हो गया है। फिल्मों में काम कैसे पाएगी? जैकी प्रसिद्धि से गुमनामी के दलदल में धंसता चला गया। हालत ये हो गई कि जैकी के नाम फिल्म इंडस्ट्रीज और स्टेज शो के लिए कोई कीमत नहीं रखता। शादी करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी और गलती भी ऐसी जो सुधारी नहीं जा सकती थी। जैकी खत्म होता चला गया। यहाँ तक कि पैसा भी हवा की तरह जाने कहाँ उड़ गया। तो मेरी ने हाथों हाथ जैकी से तलाक ले लिया और उसे छोड़कर चली गई। 6 महीने पहले उसे वो फ्लैट भी बेचना पड़ा जहाँ वो रह रहा था। जैकी का सब कुछ खत्म हो गया। वो बांद्रा में किराए के एक कमरे में रहने लगा। कमाई का कोई रास्ता नहीं था। 2 महीने पहले उसकी मुलाकात रिया से हुई थी, जो हीरोइन बनने मुंबई आई थी, परंतु अब वो डबिंग का काम करती थी। कभी काम मिल जाता तो कभी नहीं। मुसीबत की इस घड़ी में रिया का जैकी को बहुत सहारा मिला। रिया उसके साथ ही रहने लगी थी। रिया खाना बनाती, उसका ध्यान रखती। दोनों में अच्छा तालमेल बैठ गया था। इन दिनों खर्चा पानी रिया ही चला रही थी।
जैकी पूरी तरह खाली हो चुका था। रिया के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, परंतु जैसे तैसे वो काम चला रहे थे। जैकी इस वक्त प्लास्टिक की कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा था। कमरे में रोशनी ऑन थी, पंखा धीमे धीमे चल रहा था। कभी वो भी वक्त था कि एसी के बिना वो नींद नहीं ले पाता था, और अब पंखे में भी नींद आने लगी थी। तभी दरवाज़ा थपथपाया गया। जैकी ने दरवाज़ा खोला तो सामने रिया को खड़े पाया। उसने हाथ में लिफाफा थाम रखा था। आओ रिया, जैकी पीछे हटते हुए बोला। अकेले रहकर जीना भी कठिन है। रिया ने भीतर प्रवेश किया, दरवाज़ा बंद करके जैकी का गाल चूमा। मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि तुम यहाँ अकेले हो। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। तुम्हारे शब्द सुनकर बहुत राहत मिलती है कि कहीं कोई तो मेरे बारे में सोचता है। जैकी ने गहरी सांस ली। आज तुम्हारा बर्थडे है जैकी, रिया ने लिफाफे से बोतल निकालते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए शैंपेन लाई हूँ। ओहो, जैकी की निगाह बोतल पर गई। बोतल को थामते हुए वो कह उठा, तुम्हें इस तरह पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसमें पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, ये हमारी खुशी है जैकी। हमारे लिए खुशियाँ ज़्यादा ना सही, पर छोटी छोटी बातों से तो हम खुश हो सकते हैं। जैकी ने रिया को सीने से लगा लिया। मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, तुम शैंपेन खोलो। खाना मैं सुबह बना गई थी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। सुबह आराम से जागेंगे। कल मुझे दोपहर 1 बजे डबिंग के लिए जाना है। आज रात हम प्यार करने में बिता देंगे। रिया हंसी। उसके बाद बोतल खोली गई। जैकी ने 2 गिलास तैयार किए। रिया गिलास थामते कह उठी, तुम्हारे जन्मदिन पर। रिया ने गिलास वाला हाथ ऊंचा किया। वरना तुम तो जानती ही हो मैं ये सब नहीं लेती। तुम बहुत अच्छी हो रिया, जैकी ने घूंट भरते हुए कहा। तुम भी बहुत अच्छी इंसान हो। मशहूर जैकी गायक को मैंने अब जाना है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ गलत किया। वो फिल्मों में काम पाना चाहती थी। मुझे सीडी बनाने के लिए उसने मेरे साथ शादी की थी। जैकी मुस्कुराया। मैं शादी करते ही ख़त्म होते चला गया और मेरी समझ गई कि उसे अब किसी और को सीडी बना लेना चाहिए। छोड़ो, रिया घूंट भरकर बोली। तुम ट्राई करो, तुम्हें अभी भी ज़रूर काम मिल सकता है। जैकी ने रिया को देखा और शैंपेन का घूंट भरते हुए बोला, अब मन नहीं करता गीत गाने का। ये क्या बात करते हो जैकी, अभी तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। सारी फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें जानती। इस फिल्म इंडस्ट्री की यह खास बात है कि जो एक बार गिर गया वो उठ नहीं सकता। तुम ही बताओ रिया कि क्या कभी कोई ख़त्म हो जाने के बाद अपने पैर पुनः जमा सका है? यहाँ कभी नहीं हुआ ऐसा। हिम्मत मत हारो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी। ओह हाँ, आज कबीर खान से बात हुई। वो डबिंग रूम में आए थे। वो कितने बड़े डायरेक्टर हैं यह तो तुम जानते ही हो। मैंने उनसे तुम्हारी बात की तो कबीर खान ने कहा कि वो तुम्हें ज़रूर चांस देंगे। सब ऐसे ही कहेंगे, चांस देने को सब कहेंगे, परंतु देगा कोई नहीं। ये फिल्म इंडस्ट्री है, चढ़ते को सलाम और गिरते को और भी नीचे धकेल देते हैं। यहाँ हर कोई अपने बारे में सोचता है। मैं भी जब चढ़ा था तो अपने ही बारे में सोचा करता था। तब तुम मेरे सामने आती तो मैं तुम्हें देखता भी नहीं। ऊंचाई का नशा ही कुछ और होता है, तुम नहीं समझोगी। मैंने वो वक्त भी देखा है और ये वक्त भी देख रहा हूँ। आज कोई पसंद नहीं करता कि मैं उनके पास जाऊँ। तुम गलत सोच रहे हो, रिया बोली। क्या गलत? जैकी ने रिया को देखा। मेरा मतलब है एक बार फिर पूरी हिम्मत जुटाकर काम की तलाश में लग जाओ। ये सोच लो कि तुम्हें फिर खड़ा होना है, तब तुम जरूर कुछ कर जाओगे। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम लोगों को फिर से अपना दीवाना बना सकते हो। रिया ने उसकी बाह पकड़ी।
एक बार फिर शुरू हो जाओ। ये बातें कहनी आसान होती है, मेरे लिए सब कुछ दोबारा से करना बहुत कठिन है। फिल्म इंडस्ट्री में फ्लॉप का ठप्पा लग जाए तो वो रातों रात खत्म हो जाता है। मुझे कोई काम नहीं देगा। अपनी हालत को मैं बेहतर समझता हूँ। मैं तुम पर ज़्यादा देर बोझ नहीं बनूंगा। और कहीं और कैसी बातें करते हो जेकी? तुम मेरे पर बोझ नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो। शायद कभी हम में प्यार भी हो जाए। तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हें अच्छी नज़रों से देखती हूँ। मेरे पास पैसा नहीं, पैसे के बिना हर रिश्ते बेईमानी हो जाता है, जैकी ने गंभीर स्वर में कहा। जब मेरे पास पैसा आया तो मैंने उसे संभाला नहीं। संभाला होता तो आज भी शान की जिंदगी बिता रहा होता। लेकिन मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए नहीं हूँ, जानता हूँ। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं, कह नहीं सकती कि यह सच है कि नहीं। रिया ने गहरी सांस ली। पर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। शायद ये प्यार ही हो। तुम बहुत अच्छी हो रिया। रिया जैकी को देखने लगी। मेरी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैं अब बाहर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता को समझने लगा हूँ। तुम्हारा साथ मेरे लिए इस वक्त बहुत बड़ा सहारा है। ये एहसान है तुम्हारा कि तुमने मुझे संभाल रखा है। तुम न मिलती तो मैं बस जैकी, हम दोस्त थे, अच्छे दोस्त। रिया उसके पास सरक आई। जैकी उसके कोमल गालों पर उंगलियां फिराने लगा। अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो हम शादी कर लेंगे, जैकी ने उससे प्यार भरे स्वर में कहा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने को फिर से फिल्म इंडस्ट्री में खड़े करो। मैं तुम्हें पहले जैसा देखना चाहती हूँ। सपने देखना बंद कर दो और समझ लो कि जैकी अब फिल्म इंडस्ट्री में जम नहीं सकता। अरे अब मेरी दुनिया नहीं रही। कभी कभी सोचता हूँ कि वापस अमृतसर चला जाऊँ। वहाँ पंजाबी फिल्मों में इतना काम तो मिल ही जाएगा कि खर्चा निकल जाए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, रिया ने फौरन कहा। तुम? जैकी ने उसे देखा। अगर चाहो तो। पता नहीं मैं अमृतसर वापस जाऊंगा भी या नहीं। जैकी ने शैंपेन का गिलास खाली किया और रिया को बाहों में लेकर अपने साथ सटा लिया। तुम अच्छी लड़की हो। पहले मुझे लड़कियों की पहचान नहीं थी और मैंने मेरी को चुन लिया। मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। शादी करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे फैंस मुझसे दूर हो गए और कैरियर ख़त्म हो गया। छोड़ो इन बातों को, यह उसके साथ सटती मस्ती भरे स्वर में कह उठी। रात का ख्याल करो जो शुरू हो चुकी है। जैकी ने रिया को बाहों के घेरों में लेकर अपने हाथ खींच लिए। रिया खिलखिला उठी। अगले दिन रिया 12 बजे डबिंग के लिए चली गई थी। जैकी के पास करने को कुछ नहीं था। वो जानता था कि रिया रात 10-11 से पहले वापस नहीं लौटेगी। उसे ध्यान आया कि करीब 10 दिन बीत गए हैं उसे इस कमरे से बाहर गए। मन में इच्छा हुई कि बाहर कहीं चक्कर लगा के आए। वो नहाया धोया, फिर कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियाँ उतरने लगा। जहाँ वो रह रहा था वो ज़्यादा अच्छी जगह नहीं थी। जेब में पैसा न हो तो अच्छी बुरी सब जगह एक सी हो जाती है। मजबूरी पाव पड़ती रहती है कि यही रहना है तुम्हें। जैकी अभी पूरी सीढ़ियाँ नहीं उतर पाया था कि नीचे से जगमोहन सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आ रहा था। जगमोहन ने एक ही निगाह में जैकी को पहचाना और जब वो पास से निकला तो जगमोहन ने उसी पल उसकी बाह पकड़ ली। जैकी को झटका लगा। वो ठिठका। नज़र फौरन जगमोहन की तरफ घूमी। जगमोहन ने बात छोड़ी और मुस्कुराया। जैकी की आंखें सिकुड़ी। जयपाल सिंह कहूँ या जैकी साहब? जगमोहन ने पूछा। जैकी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, लोगों ने मुझे पहचानना छोड़ दिया है, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया कि मैं जैकी हूँ। जल्दी में लग रहे हैं आप।
कहीं नया काम मिला है गीत गाने का? जगमोहन ने पूछा। नहीं, काम नहीं मिला, लेकिन आपकी तारीफ। बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानता हूँ। जयपाल सिंह से जैकी बनने का सफ़र, फिर मेरी से शादी और बर्बादी की कगार पर आ जाना, उसके बाद यहाँ रहना और दोस्तों के नाम पर रिया का मिल जाना। जगमोहन ने सामान्य स्वर में कहा। बहुत खूब, आप तो मेरे बारे में सच में सब कुछ जानते हैं। आपकी तारीफ। मेरा नाम जगमोहन है। जगमोहन, जैकी ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या हम पहले भी मिले हैं? पहली बार मिले हैं और मैं आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास? जैकी ने गहरी निगाहों से जगमोहन को देखा। वजह? काम है। आपके कमरे में बैठकर बातें करें तो ज़्यादा ठीक होगा। जगमोहन बोला। जैकी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। फिल्मों से वास्ता रखते हैं आप? नहीं, फिर तो मैं आपसे बात करके अपना वक्त खराब नहीं करना चाहूँगा। जैकी ने स्पष्ट कहा। मेरे ख्याल में तो आपके पास वक्त ही वक्त है, फुर्सत ही फुर्सत है ना मिस्टर जैकी? जैकी अनिश्चित सा खड़ा जगमोहन को देखता रहा। आसपास से लोग आते जाते सीढ़ियाँ उतर चढ़ रहे थे। फायदे का सौदा है मेरे से बात करके, जगमोहन बोला। मेरी बात सुनकर शायद तुम खुश हो जाओ। चलो, जैकी कह उठा, ऊपर कमरे में बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम समझदारी से काम लोगे। जो अर्श से फर्श पर आ जाते हैं वो समझदार हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जो तुम मेरे कमरे में बैठकर मुझसे बात करके तुम्हारी काफ़ी समस्या हल हो सकती है। जगमोहन बोला। ये तो तय है कि अब तुम फिल्म इंडस्ट्री में फिर से खड़े नहीं हो सकते। ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है, परंतु पैसा तुम्हें मिल सकता है तुमसे बात करके। हाँ, मेरे साथ कमरे में चलो। जैकी वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जगमोहन साथ हो गया। मैंने ऐसा इंसान पहली बार देखा है जो किसी कंगाल इंसान के लिए पैसे का इंतजाम करने की सोचे। बात मेरे सोचने की नहीं, अब तुम्हारे समझने की है कि तुम मेरी बात को कितना समझ पाते हो। सब कुछ उसी पर निर्भर है। रात के 10 बज रहे थे। जैकी आज बहुत खुश था, उतना ही खुश था जितना कि तब था जब उसे पहली बार फिल्मों में गीत गाने का मौका मिला था। जगमोहन उससे 1 घंटे की मुलाकात के बाद चला गया था। अच्छी बात हुई थी उससे। जेब खाली होने की बात कहकर जगमोहन से 20,000 रुपये ले लिए थे। लंबे वक्त के बाद आज वो खुश हुआ था। तनाव से मुक्त अपने को हल्का महसूस कर रहा था। आंखों के सामने शानदार भविष्य का मंजर नाच रहा था। बढ़िया होटल से वो डिनर पैक करा लाया था और विस्की की बोतल भी ले आया था। पैक तैयार करके घूंट ले रहा था और रिया का इंतजार कर रहा था। मन में रिया भी दौड़ रही थी और सोच रहा था कि क्या रिया के साथ जिंदगी बिताना ठीक होगा। जब उसके पास दौलत आ जाएगी। रिया में अब तक कोई बुराई नहीं देखी थी। वो एक अच्छी लड़की थी, उसे समझती थी और उसके साथ जीवन भर रहकर ही अपनी ज़िंदगी को आराम से बिता सकता था। 10 करोड़, इतना ज़्यादा पैसा उसे मिलेगा। इतने पैसों से तो वो अपनी ज़िंदगी संवार लेगा, मुंबई छोड़ देगा। मुंबई में उसके लिए कुछ नहीं रखा। अमृतसर चला जाएगा। अगर रिया ने उसके साथ अमृतसर जाने से इनकार किया तो अकेला ही अमृतसर चला जाएगा। वहाँ उसके माँ बाप भाई बहन रहते हैं। उसके साथ फिर रहना उसे अच्छा लगेगा। कुछ साल पहले अमृतसर गया था तो उनसे मिला था, बुला रहे हैं। वे जान चुके हैं कि उसका करियर ढलान पर आ गया है। लेकिन जैकी खाली हाथ अमृतसर नहीं जाना चाहता। इन्हीं सोचो विचारों में जैकी ने दूसरा पैक खत्म किया कि रिया आ गई।
दरवाजे पर ही खुशबू सूंघती कह उठी, तुम खाना भी बनाते हो? आज तुमने खाना बनाया है क्या? खुशबू आ रही है। रिया भीतर आ गई। जैकी ने हंसकर दरवाजा बंद किया। सामने बोतल खुली पाकर रिया ठिठकी, हैरानी सी उभरी चेहरे पर। ये क्या? रिया ने पलटकर जैकी को देखा। जैकी मुस्कुरा रहा था। काम मिल गया लगता है, रिया के होठों से निकला। इंडस्ट्री में नहीं तो कहाँ मिला काम? ये मत पूछो। जैकी ने करीब आकर रिया के कंधों पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, बस इतना जान लो, कुछ ही दिनों में मेरे पास 10 करोड़ रुपया आने वाला है। सारी गरीबी दूर हो जाएगी। 10 करोड़ कहाँ से? रिया ने आंखें सिकोड़कर पूछा। ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ से। इतना समझ लो कि मेरे दिन पलटने लगे। तुम कोई गलत काम कर रहे हो जैकी? कुछ गलत काम तो है ही, पर यह कर लेना जरूरी है कि आगे की जिंदगी संभाल सकूं। मेरे पास 10 करोड़ आ जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वापस अमृतसर चला जाऊंगा। तुम मेरे साथ अमृतसर चलोगी रिया? तुम क्या करने वाले हो? 10 करोड़ कहाँ से आ रहा है? दिन में जब मैं गई तो तुम ठीक थे, परंतु अब किससे मिले तुम? रिया के चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है जैकी की। मेरा फिक्र मत करो। जैकी मुस्कुराया। जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। मुझे पैसा चाहिए कि अपना जीवन सुधार सकूं। जैकी गंभीर हो गया। इस तरह मुंह छुपाकर जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं कब तक तुम्हारा पैसा खाता रहूंगा? इस तरह कब तक चलेगा? यह सब सारी जिंदगी भी चल सकता है। नहीं रिया, सारी जिंदगी नहीं चल सकता। कुछ तो मुझे करना ही होगा। जैकी ने उसके कंधे से हाथ हटाया और नया गिलास तैयार करता कह उठा, किचन में डिनर तैयार रखा है, वो तुम्हें अच्छा लगेगा। हम इकट्ठे खाएंगे। रिया कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम बताओगे नहीं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? बताने का कोई फायदा नहीं है। जैकी घूंट लेते होले से हंसा, लेकिन कुछ ही दिन में आ जाएगा। एक छोटा सा काम करना होगा। कौन मिला आज तुम्हें? किसने बताई हुई? किससे बात हुई है तुम्हारी? रहने दो, मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं। जैकी कुर्सी पर बैठ गया। रिया जैकी को गंभीर निगाहों से देखने लगी। कई लंबे पल बीत गए। क्या देख रही हो? जैकी ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं तुम्हारे साथ अमृतसर जाऊंगी अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो, रिया ने धीमे स्वर में कहा। मोहन भोंसले का 3 साल बड़ा भाई प्रताप भोंसले, जिसके बारे में मोहन भोंसले ने जगमोहन से कहा था कि वो काम की तलाश में पानीपत से मुंबई आया है और उसके पास रह रहा है, वही प्रताप भोंसले हकीकत में फरार मुजरिम था और 20 दिन पहले ही सजा काटते हुए मुंबई की जेल से फरार हुआ था। 33 साल का प्रताप भोंसले अपने भाई मोहन भोंसले से बिल्कुल उल्टा था, मतलब कि लंबा चौड़ा और मोहन से कहीं बेहतर दिखता था। वो मुंबई में रह रहा था। पानीपत से उसका कोई नाता नहीं था। 4 साल पहले प्रताप का 2 युवकों से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर उसने उन दोनों की जान ले ली। अब इसी की उम्र कैद की सजा भुगत रहा था जेल में कि 20 दिन पहले पेट में दर्द हुआ। जेल के डॉक्टरों से काबू नहीं हुआ तो सरकारी अस्पताल में 2 पुलिस वालों के साथ भेजा गया और वहीं से फरार हो गया था। प्रताप भोंसले पर बात सिर्फ 2 हत्याओं की ही नहीं थी। पुलिस जानती थी कि वो बहुत खतरनाक है। पुलिस को पता था कि वो अंडरवर्ल्ड से वास्ता रखता है, ड्रग्स का काम करता था और सुपारी किलर भी था। पैसा बढ़िया मिले तो हत्याएं करता था। पुलिस को पता था कि
प्रताप भोंसले चैन से रहने वाला नहीं है। वो जल्दी ही कोई गंभीर अपराध करेगा। यही वजह थी कि उसकी फरारी के साथ ही उसे पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट हो गई थी और उसे तुरंत तलाश करने का काम इंस्पेक्टर पवन कुंवर वानखेड़े के हवाले कर दिया गया था। उधर प्रताप भोंसले फरारी के बाद सीधा अपने भाई मोहन भोंसले के घर में आ छिपा था। यहाँ आने की वजह यह थी कि उसने ही मोहन भोंसले को एक 2 कमरों का फ्लैट खरीद कर दिया था कभी। ऐसे में मोहन भोंसले उसे जाने को नहीं कह सकता था। जब से प्रताप भोंसले आया था वह एक बार भी बाहर नहीं निकला था। टीवी की खबरों से पता चल रहा था कि पुलिस मुस्तैदी से उसकी तलाश कर रही है। सोनिया की प्रताप भोंसले से ये पहली मुलाकात थी। इतना तो उसे पहले ही पता था कि मोहन भोंसले का भाई जेल में है। सोनिया को जचा था प्रताप भोंसले। लंबा चौड़ा, बातों में विश्वास भरा था। एक ही निगाहों में उसे प्रताप भोंसले पसंद आ गया था। उधर प्रताप जेल में अपने भाई की पत्नी के बारे में कल्पना करता था कि छोटे कद की मोटी सी औरत होगी, परंतु जब उसने सोनिया को देखा तो देखता ही रह गया था। उसे भरोसा नहीं हुआ कि उसके ठिकने भाई की पत्नी इतनी खूबसूरत और लंबी होगी। प्रताप भोंसले जैसे शातिर ने फौरन पहचान लिया कि मोहन भोंसले की पत्नी सोनिया उसे पसंद की निगाहों से देख रही। यही दोनों की आंखें चार हुई और दोस्ती होती चली गई। मोहन भोंसले ने तो सुबह 10 बजे तक घर से निकल जाता था और उसकी वापसी शाम के बाद होती थी। तो इतना वक्त बहुत था प्रताप भोंसले और सोनिया को। 5वें दिन तक दोनों दोस्ती की हद पार करके आगे बढ़ गए थे। उस दिन सोनिया की मन को शांति मिली कि प्रताप बढ़िया मर्द है। प्रताप के सामने मोहन तो बेकार है। सोनिया प्रताप भोंसले का बहुत ख्याल रखने लगी। दोनों अकेले में बहुत खुश रहते। मोहन भोंसले को पता नहीं था कि उसकी पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है। उसने जगमोहन से प्रताप को काम देने को कहा तो सिर्फ इसलिए कहा कि प्रताप को पैसा मिलेगा तो वो यहाँ से कहीं और चला जाएगा। 2 कमरों के घर में उसके और सोनिया के बीच प्रताप का रहना झंझ नहीं रहा था उसे। ये तो वो सोच भी नहीं सकता था कि प्रताप उसकी पत्नी पर हाथ साफ कर देगा और सोनिया भी इसमें प्रताप का भरपूर साथ देगी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। सोनिया ने सूट सलवार पहना हुआ था। अभी अभी नहाकर निकली थी। चेहरे पर ताजगी के भाव थे जो कि कुछ देर पहले बीते वक्त की तरफ इशारा कर रहे थे। सोनिया ने गीले बालों को झटका दिया और कमरे में पहुंची। बेड पर प्रताप भोंसले अंडरवियर पहने लेटा हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब नहा भी ले, सोनिया ने चंचल स्वर में कहा। तुम औरतों का साथ मिल जाए तो नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रताप भोंसले मुस्कुराकर उसे देखता हुआ बोला। कई बार सोचता हूँ कि तुमने मोहन को कैसे पसंद कर लिया। बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो कई बढ़िया मिल जाते। तब मोहन ही मिला और मैं बार को छोड़ना चाहती थी। सोनिया ने हंसकर कहा। तुम्हें मेरे साथ शादी करनी चाहिए। तुमसे कर लेती हूँ, तुम हर तरफ से मोहन से अच्छे हो। कहकर देखो, मोहन को अभी छोड़ देती हूँ। नहीं मेरी जान, अभी मेरी राह आसान नहीं है। पास में पैसा नहीं और पीछे पुलिस भी है। तब तो तुम्हारे पीछे हमेशा ही पुलिस रहेगी। ज्यादा देर नहीं, प्रताप भोंसले ने सोच भरे स्वर में कहा। कुछ देर बाद पुलिस शांत बैठ जाएगी। यही सोचेगी कि प्रताप भोंसले मुंबई से बाहर निकल गया है। तब तक मैं पैसे का जुगाड़ कर सकता हूँ। मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। मेरे पास आ, कॉफ़ी रहने दे। सोनिया ने आंखें तरेर कर प्रताप भोंसले को देखा।
आजा। प्रताप ने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, बहुत हो गया। सोनिया ने इनकार में सिर हिलाया। 4 घंटों से यही सब कुछ हो रहा है। प्रताप भोंसले हंसा। बड़ी कमीनी है। इंसान हूँ, मशीन नहीं। नहा ले, कॉफी बनाती हूँ तब तक, कहकर सोनिया कमरे से बाहर निकल गई। साली मेरे बराबर की चीज है, मोहन इसे कैसे संभालता होगा। प्रताप भोंसले बड़बड़ा उठा। अगले दिन मोहन भोंसले गैराज पर ट्रक के नीचे घुसा। ट्रक को ठीक कर रहा था कि तभी जेब में रखे मोबाइल की बेल बजने लगी। उसने पाना नट में फंसाया और फोन निकालकर बात की। हेलो मोहन भोंसले, उधर से जगमोहन की आवाज़ आई। हाँ, मैं जगमोहन। पहचाना? पहचाना भाई, पहचाना, मोहन भोंसले तुरंत कह उठा। सोच रहा था कि तेरा फोन आएगा कि नहीं। तू अपने भाई प्रताप भोंसले के लिए भी काम चाहता? हाँ हाँ, उसे पैसे की ज़रूरत है। मोहन भोंसले ने जल्दी से कहा। मैं उससे और तेरी पत्नी सोनिया से मिलना चाहता हूँ। जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। मिल ले। कब? शाम को तेरे घर पर आऊँगा। मैं घर पर ही मिलूँगा। इंतज़ार करूँगा तेरा, मोहन भोंसले ने कहा। उधर से जगमोहन ने फ़ोन बंद कर दिया। मोहन भोंसले ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और ट्रक के नीचे से सड़क कर बाहर निकल आया। अभी तक उसने सोनिया से या प्रताप से इस बारे में जिक्र नहीं किया था। वो चाहता था कि प्रताप के बारे में जगमोहन से बात हो जाए तो तभी उनसे बात करे। अब शाम को जगमोहन दोनों से मिलने आ रहा था। जगमोहन के आने से पहले उन दोनों से ये बात कर लेना ठीक है, तभी वो जगमोहन की बात को समझ पाएंगे। शाम को उसे ट्रक से बाहर निकलते पाकर दूर खड़े गैराज के मालिक ने कहा, हो गया मोहन, किसी और से करा ले, मेरे को जरूरी काम याद आ गया है, जाना होगा। काम बीच में छोड़कर ये क्या कर, जरूरी है जाना, किसी और से ये काम करा ले, कहकर मोहन भोंसले कपड़े बदलने गैरेज में चला गया। मोहन भोंसले बस में खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा बाहर देख रहा था, परंतु उसका ध्यान कहीं और था। वो जगमोहन के बारे में सोच रहा था, दौलत के बारे में सोच रहा था और अपने और सोनिया के बारे में सोच रहा था। जल्दी ही 20 करोड़ की दौलत मेरे पास होगी, वो मन ही मन कह उठा। रास्ते में बस कई बार रुकी, कई बार चली, परंतु वो अपने ही ख्यालों में गुम था। जेब में पैसे थे, टैक्सी से भी आ सकता था, लेकिन आदत थी उसे बस में सफ़र करने की। उसका बस स्टॉप आ गया। वो उठा और जल्दी से नीचे उतर गया। तेज तेज कदमों से अपने पुराने पहचाने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। पैसा हाथ आते ही मैं सोनिया के साथ इस घटिया शहर को अलविदा कह दूंगा, मोहन भोंसले ने अपने से कहा और आगे जाकर सड़क पार करने लगा। कई कारों की चपेट में आने से बचते बचते तेजी से सड़क पार की और एक गली में प्रवेश करके बाहर निकला और कुछ आगे जाकर पीली सफ़ेद से पुती एक इमारत के सामने पहुंचकर ठिठका। इस इमारत में छोटे छोटे कई फ्लैट बने हुए थे। उसमें से एक फ्लैट उसका था, मतलब कि उसमें रहता था। बेशक वो फ्लैट उसके भाई प्रताप भोंसले के पैसे से लिया गया था। पहली मंजिल पर खिड़कियों की चौखट नजर आ रही थी। मोहन भोंसले ने एक खिड़की को देखकर गहरी सांस ली और मेन गेट से भीतर आकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर पहुंचा। अन्य लोग भी आ जा रहे थे, ज्यादातर इसी इमारत में रहने वाले थे। रास्ता तय करके मोहन भोंसले एक फ्लैट के बंद दरवाजे के सामने रुका कि भीतर से सोनिया के हंसने की मध्यम सी आवाज आई। मोहन भोंसले के माथे पर बल पड़े। उसने फौरन दरवाजा थपथपाया। भीतर एकदम सन्नाटा उभर आया।
मोहन भोंसले का पूरा ध्यान दरवाजे के पार कमरे के भीतर था। तभी बंद दरवाजे के उस पार से सोनिया की आवाज आई। कौन है? दरवाजा खोल, मोहन भोंसले ने बेचैन स्वर में कहा। भीतर से आवाज नहीं आई। कई पलों के लिए खामोशी छा गई। फिर दरवाजा खुला, थोड़ा सा खुला, जिससे सोनिया का चेहरा दिखा। दोनों की आंखें मिली। मोहन भोंसले तेजी से दरवाजा धकेलते भीतर प्रवेश कर गया। सोनिया ने उसी पल दरवाजा बंद कर दिया। मोहन भोंसले ने ठिठक कर कमरे में नजरें दौड़ाई। कमरे का माहौल कुछ धुंधला धुंधला सा था। सिगरेट की भरपूर स्मेल वहां फैली हुई थी। सामने बेड पर प्रताप भोंसले अंडरवियर पहने बैठा था और उसे देखता कड़वे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मोहन भोंसले का खून खौल उठा। क्या कर रहे थे तुम दोनों? उसने दांत भींचे पूछा। तुम समझ चुके हो मोहन कि हम क्या कर रहे थे। प्रताप के चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें पता नहीं चलेगा और सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। क्या करूं, जेल में रहना बहुत कठिन है। सरकार हमारी जरूरतें पूरी नहीं करती। मोहन भोंसले का चेहरा सफेद पड़ गया। गुस्से के भाव हल्के पड़ने लगे और बेबसी दिखने लगी। उसके शरीर में जोरों का कंपन हुआ। उसे भरोसा नहीं हो रहा था उसका भाई और उसकी बीवी उससे दगा कर सकते हैं, पर दगा हो चुका था। सब कुछ उसके सामने था। तभी उसकी निगाह झुमकों पर पड़ी जो बेड के पास टिपाई पर रखे हुए थे। ये झुमके उसने 4 महीने पहले अपनी प्यारी बीवी सोनिया को उसके जन्मदिन पर दिए थे। पूरे 25,000 खर्च किए थे, पर सोनिया ने उसके प्यार की कद्र नहीं की। मोहन भोंसले की निगाह सोनिया की तरफ उठी। सोनिया खामोशी से एक तरफ खड़ी कभी उसे देख रही थी तो कभी प्रताप को। इस वक्त वह ऐसी बिल्ली की तरह लग रही थी जो अभी अभी ढेरों मलाई चाटकर संतुष्टि से सुस्ता रही हो। इस वक्त सोनिया बहुत आकर्षक लग रही थी। टाइट स्लैक्स में उसकी टांगों का आकर्षण देखते ही बन रहा था। ऊपरी हिस्से में हरे रंग का ब्लाउज पहन रखा था, जिसकी ऊपर की हुक अभी तक खुली हुई थी और उसके उरोज ऊपर को उभर रहे थे। मोहन भोंसले ने घृणा भरी निगाहों से सोनिया को देखा, फिर प्रताप को देखा। शांत हो जा, प्रताप भोंसले ने कहा। भाई का भी कुछ हक बनता है कि नहीं? मोहन भोंसले गुस्से में पागल हो रहा था। भाई और बीवी की दगाबाजी ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, परंतु उसकी शारीरिक कमजोरी आड़े आ रही थी। अपने भाई से उलझता तो वो उसका बुरा हाल कर देता। धोखेबाज, कमीनी, तू ऐसी होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। मोहन भोंसले गुर्रा उठा। सोनिया के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह आगे बढ़ी और बेड के किनारे पर जा बैठी। मोहन भोंसले गुस्से से टहलने लगा। यह सब कुछ उसका खुला अपमान था। मेज पर 2 गिलास रखे थे, जिसमें अभी भी विस्की बाकी थी। प्रताप भोंसले के चेहरे पर कई जगह लाल रंग के निशान थे। मोहन भोंसले जानता था कि वो लिपस्टिक के निशान थे। उसकी पीठ पीछे जो हो रहा था वो उसके निशान थे, जो कि आप बीती बता रहे थे। नाराज मत हो, प्रताप भोंसले ने सामान्य स्वर में कहा। मैं कोई बाहर का तो हूँ नहीं जो तू इतना गुस्सा दिखाए। एक ही माँ के है, तभी तो तू मेरे फ्लैट में मालिक बनकर रह रहा है। ऐसे में तेरी बीवी का कुछ देर के लिए मैं मालिक बन गया तो क्या हुआ? जबरदस्त गुस्से, नफरत, शर्मिंदगी और ग्लानि से मोहन भोंसले कांप रहा था। उसके छोटे से व्यक्तित्व के अंदर ही अंदर कई तूफान उठ रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि हथौड़े से चोटें मारकर प्रताप का चेहरा चूर चूर कर दे। पागल इंसान है, इसे कुछ कहा गया तो ये उसकी गर्दन तोड़ देगा। प्रताप की आदतों की वजह से ही उसने जगमोहन से कहा था कि उसके भाई को कुछ काम दे दे।
ताकि प्रताप को पैसे मिले तो वो यहाँ से चला जाए। मोहन भोंसले को डर था कि प्रताप उसे परेशानी दे सकता है। अगर पुलिस ने उसे यहाँ से बरामद कर लिया तो वो भी जेल जाएगा। परंतु प्रताप ने अपना रंग दिखा ही दिया था। उसने साबित कर दिया था कि वो सच में कमीना है, बुरा है, उस पर भरोसा करना घातक है। वो सिर्फ अपने मतलब की बात समझता है। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जा, मोहन भोंसले ने हाँफते स्वर में कहा। निकल जाऊँ? प्रताप भोंसले मुस्कुराया। मैं क्यों निकलूँ? ये मेरा फ्लैट है। फ्लैट मेरे नाम पर है। मोहन भोंसले ने दांत पीछे। पैसा मेरा लगा है, प्रताप ने कहा। तू जरूरत से ज्यादा नाराज हो गया है। तेरी बीवी सही सलामत तो तेरे सामने खड़ी है। मैंने जरा सा हाथ लगा दिया तो तू बिगड़ क्यों गया? ये सब हमेशा के लिए तो चलेगा नहीं। जब तक तेरे पास कहीं से पैसा नहीं आता तब तक ही ये सब चलेगा। उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे तुम्हें बता दूँ कि सोनिया तुम्हें खास पसंद नहीं करती। ये मेरे साथ खुश है। इसे पता चल गया है कि तुमसे शादी करके इसने मूर्खता की है। मेरे सामने इसने अपना पूरा दिल खोलकर रख दिया है। इतना तो तुम भी नहीं जानते अपनी बीवी को। साले, मोहन भोंसले चीखा और झपट कर एक तरफ रखा पीतल का फूलदान उठाया और पागलों की तरफ प्रताप भोंसले पर दे मारा। निशाना चूका। वो प्रताप के कंधे पर लगा और बेड पर ही गिर गया। प्रताप भोंसले बिजली सी तेजी से उछलकर बेड से उतरा और जोरदार धक्के से मोहन को दूर उछाल दिया। मोहन भोंसले लड़खड़ाकर कुर्सी से टकराकर नीचे गिरा कि तुरंत ही क्रोध से भरा खड़ा हो गया कि तभी प्रताप भोंसले ने उसके पास पहुंचा कि मोहन ने जोरदार 2 घूंसे प्रताप के पेट में मारे, जिसका कि प्रताप पर कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन प्रताप का घूंसा मोहन पर पड़ा तो वो कराह उठा। फौरन ही प्रताप भोंसले ने मोहन को कमर से पकड़कर इस तरह झिंझोड़ा जैसे पेड़ की पतली डाली को हिलाया जाता है। इसके साथ ही उसके पेट में घूंसा मारा तो मोहन भोंसले मरी छिपकली की तरह नीचे जा गिरा। कुछ देर फर्श पर पड़ा गहरी सांसें लेते रहा। आंखों से पानी बह रहा था। कुछ क्षण बाद उसने आंखें पोंछी और उठने की कोशिश की। प्रताप भोंसले उसके सिर पर ही खड़ा था। उसने जोरों का घूंसा उसके जबड़े पर ठोक दिया। मोहन भोंसले की गर्दन तेजी से इस तरह हिली जैसे वो रबड़ की हो। आंखें फट सी गई। वो पुनः फर्श पर लुढ़क गया। गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी मरी सी हालत हो गई थी। प्रताप भोंसले ने उसे वहां से उठाया और बेड पर पटक दिया। मोहन भोंसले मुंह के बल नर्म बिस्तर पर गिरा तो उसके नाक में सोनिया की महक बस गई। वो मन ही मन तिलमिला उठा कि ऐसी बीवी को मर जाना चाहिए, परंतु वो कुछ नहीं कर सकता था। प्रताप भोंसले सोनिया को आड़ दिए खड़ा था। तभी उसकी निगाह सोनिया पर पड़ी, जो बेड के कोने पर बैठी चमकदार आंखों से उसे देख रही थी। उसके गुलाबी होठ होश से भी भीगे लग रहे थे। इस वक्त वो बहुत भोली और मासूम लग रही थी। कमीनी कही की, मोहन भोंसले ने मन ही मन कहा। अपना गुस्सा दबाने के लिए मोहन भोंसले जोर जोर से कराहने लगा। प्रताप ने उसकी गर्दन पकड़कर बिस्तर पर सीधा किया तो भोंसले ने आंखें बंद कर ली ताकि अपने भाई का मनहूस चेहरा न देख सके। तभी प्रताप भोंसले ने उसके चेहरे पर 3-4 थप्पड़ मारा तो उसकी आंखें खुल गई। मोहन भोंसले ने कराहकर धुंधलाई हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश न करना, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा। सोनिया मेरे साथ खुशी से रहेगी। मोहन भोंसले खून का घूंट पीकर रह गया। उसने कांपते हाथ से अपना चेहरा साफ किया। तू बहुत बड़ा कमीना है।
मुझे पता है, प्रताप भोंसले ने कड़वे स्वर में कहा। तुझे सोनिया पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। तो क्या खिस गया सोनिया का, वैसी की वैसी ही तो है तेरे सामने। प्रताप मुस्कुराया। ये बात तू अपनी पत्नी के बारे में इन हालातों में कहता तो तुझे मर्द मानता। इसका मतलब तू मर्द नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते पर तेरे को ऐतराज है। प्रताप हंस पड़ा। तू कुत्ते की तरह भौंकता है। जो भी कहने का मैं बुरा नहीं मानता। प्रताप भोंसले ने शांत स्वर में कहा और छोटे से घर में टहलने लगा। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा ले कि मेरे को गुस्सा मत दिलाना। मोहन भोंसले बेड से नीचे उतरा और कहर भरी निगाहों से सोनिया को देखते हुए बाथरूम में चला गया। वहाँ उसने हाथ मुंह धोया, हालत ठीक की और वापस आया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। सोनिया बेड के किनारे पर बैठी थी और प्रताप टहल रहा था। अक्ल ठिकाने आई? प्रताप भोंसले ने व्यंग भरे स्वर में पूछा। तू भाई कहने के लायक नहीं है, मोहन भोंसले ने शांत स्वर में कहा। फिर सोनिया को देखा। तेरे से क्या शिकायत करूं? तेरे से तो कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या करती? तेरे भाई ने मुझे पकड़ लिया, सोनिया ने भोलेपन से कहा। पकड़ लिया? मोहन भोंसले के दांत भींच गए। तू क्या बच्ची है जो तेरे को कोई भी पकड़ लेगा? तेरे बिना कही मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। कब से चल रहा है ये सब? मेरे से बात कर। सोनिया को कुछ मत कहे। तूने जब देखा समझ, तब से ही चल रहा है। मोहन भोंसले प्रताप को घूरने लगा। सब ठीक है, गुस्सा मत कर, प्रताप भोंसले ने शांत स्वर में कहा। सब कुछ कितना ठीक है वो तो मैंने देख ही लिया है, मोहन भोंसले ने तीखे स्वर में कहा। तुम दोनों ने सच में मुझे बहुत तकलीफ दी। एक तरफ भाई, दूसरी तरफ बीवी, जलकर कोयला हो गया मैं। कोसता रहा अपने को। मोहन भोंसले ने सिगरेट सुलगाई। अब वो संभला दिख रहा था। सोनिया की निगाह प्रताप भोंसले पर ही थी। तेरे को पैसा मिल जाएगा तो तू यहाँ से चला जाएगा? मोहन भोंसले ने प्रताप से पूछा। हाँ, कम से कम 1 करोड़ तो मुझे चाहिए। सोच रहा हूँ कि ये फ्लैट बेच दूँ। कितने का होगा ये? तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी